हेलो गाइस, सभी लोगों का टीसी टीचर्स एकेडमी के फेसबुक लाइव पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सी टेट, एच पी टेट या फिर यूपी टेट इन सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको 30 क्वेश्चंस बताऊँगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, ये सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो देखो, किसी भी उद्योग के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या होता है? किसी भी उद्योग के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर जो कच्चा माल है, अगर वहाँ पर जो कच्चा माल है उसके लिए उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, उस उद्योग को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कपास की खेती वाले क्षेत्र हैं, इसीलिए अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? रीना कुमारी जी गुड इवनिंग, नीलम शर्मा जी सी, रीना कुमारी जी सी, भरत भूषण जी सी, बिल्कुल सही आंसर है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो आप यहाँ पर देखिए, बागान तो एक वाणिज्यिक कृषि है, सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होगी? देखो, बागान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? एक तो उसके लिए भूमि होनी चाहिए हमारे पास, प्रॉपर प्रॉपर हमारे पास जगह होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक भी आपको उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि देखो, वहाँ पर आप मशीन तो लगा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। बागान में कौन काम करेगा? श्रमिक ही यहाँ पर काम करेंगे। तो देखो, यहाँ पर आपका भूमि चाहिए और आपका श्रम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ब्लैक फूट इंडियन है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं इसको। ब्लैक फूट इंडियन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो यहाँ पर जो है ब्लैक फुट इंडियन किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में एक देसी जनजाति है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक फुट इंडियन कहते हैं। देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही, और ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखना और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम ना करने के कारण मरने लगे, उनका उपचार के साथ किया गया था। अब यहाँ पर देखो, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या कम हो रही थी, गिद्धों की संख्या कम होती जा रही थी। तो उसके पीछे क्या कारण था? गिद्धों की संख्या के कम होने का कारण क्या था? तो वहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट कारण था वो था आपका डिक्लोफेनेक, ठीक है। तो ये वहाँ पर होता क्या था कि वो आपने देखा होगा, जो गिद्ध थे, गिद्धों का भोजन कौन होता है? गिद्धों का भोजन मृत जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो मृत जीव जंतु के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता था? डिक्लोफेनेक नामक दवा का प्रयोग किया जाता था। जैसे कोई मान लो जो जीव जंतु होते थे, जीव जंतु के उपचार में जब कभी कोई जीव बीमार पड़ता है तो उसको दवा दी जाती है, कौन सी? डिक्लोफेनेक। और डिक्लोफेनेक दवा जब दी जाती थी तो जब कोई जीव जंतु मर जाता था तो उसको गिद्ध खाता था, गिद्ध खाने के बाद, गिद्ध जब खाता था उसको, तो उसके भी शरीर के अंदर डिक्लोफेनेक नामक दवा अंदर पहुंच जाती थी, तो जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती थी। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? डिक्लोफेनेक ही आंसर यहाँ पर सही होगा। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं। तो छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? छत्रक सेल ध्यान रखना, ये पाए जाते हैं हमेशा रेगिस्तानों में। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ये किसके कारण बनते हैं? अपर्दन के कारण बनते हैं, ठीक है।
अपर्दन के कारण, जब रेत का जब अपर्दन हो जाता है, आप देखते हो कि बहुत सारी जब जैसे हवा चलती है, तूफान आता है रेत में, जहाँ पर रेत का मैदान है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से जो है एक तरीके से छत्रक बन जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है आपका, ये आपका बनता है रेगिस्तानों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो बालू के ऊपर बालू इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, रेगिस्तान सही होगा। रीना कुमारी जी, भरत भूषण जी, रोहन मिशन जी, नीलम शर्मा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? इनमें से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? कब? जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया था, तो उसके परिणाम क्या हुए थे? तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही पहला ही आंसर। आपने देखा होगा जब 1857 की क्रांति खत्म हुई थी, तो जो कंपनी का शासन था वो कहाँ चला गया था, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उनके हाथों में डायरेक्टली शासन चला गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उस समय एक अधिनियम आया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार कमेंट आप लोगों के देख लें। भरत भूषण जी, रोशन मिशाल जी, रीना कुमारी जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैल्को अधिनियम पारित किया था। तो कैल्को अधिनियम क्या था और ये किसके लिए पारित किया गया था? तो ये सर पारित किया गया था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने में। ठीक है, तो जो इंग्लैंड में जो छापेदार हुआ करते थे, तो वो उसमें उन छापेदार को सूती कपड़ों की छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैल्को अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो 1720 में ये पारित किया गया, ध्यान रखना है इसको। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से ये पहाड़ है, ये वाला देखो पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है और यहाँ पर ये वर्षा हो रही है, और नीचे से हमारी आर्द्र वायु कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे से हमारी आर्द्र वायु ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार की जो रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। जैसे ही आर्द्र वायु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, पहाड़ के ऊपर क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर क्या पड़ती है, आपकी ठंड पड़ती है। तो जैसे ही आर्द्र वायु, नमी वायु ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर जाकर के वो संघनित हो जाती है, संघनित करके वहाँ पर क्या कर देती है, वो वर्षा कर देती है। तो इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित की जाती है? तो वो आपकी होती है नाभिकीय विखंडन। क्या होती है? नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, देखो नाभिकीय संलयन जो होता है ना, वो आपका, मैं आपको बता दूं, सन जो होता है ना, सन, सूर्य में नाभिकीय संलयन पाया जाता है। लेकिन जो हमारे परमाणु संयंत्र होते हैं उनमें क्या पाया जाता है आपका, उनमें आपके नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीना कुमारी जी, नवाशा गजेंद्र मेघ जी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCDE पृथ्वी पर स्थितियां हैं, कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो यहाँ पर पूछा कि कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो यहाँ पे हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको, ऑप्शन यहाँ पे दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये देखो सी, यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, डी, ए और बी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है आपकी, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण जो डी स्थिति में सूर्य का प्रकाश जो होगा, डी स्थिति पर सबसे अधिक समय तक दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। तंती, मोमिन और देवंग, तो ये एक तरीके से जाति थी जो इनके, ये पूछ रहा है कि कौन से समुदाय, मतलब ये जो समुदाय थे ये कौन से कार्यों में लगे हुए थे। तो इनका जो कार्य था वो आपका था बुनने के काम, ठीक है, बुनकर थे ये। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय जो थे कौन थे, ये बुनकर थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का कारण क्या था, वह अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित है। मतलब क्या था, दौलताबाद जो था वो केंद्र में स्थित था, जिससे कि केंद्र में स्थित होने के कारण वह अपने साम्राज्य जो उसका था उस पर आसानी से नियंत्रण कर सके, उसकी आसानी से देखभाल कर सके। इसीलिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दी थी, दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास को प्राचीन, एक मिनट उसको ऊपर कर लूँ। हाँ, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर समस्या जो आती है यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है। जो आपकी प्राचीन, मध्य और आधुनिक भागों में विभाजित करने की जो संकल्पना है वो पश्चिम से ली गई है। जहाँ पर आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो यही हमारी क्या है, मेन समस्या हमारी यही आती है कि जो यहाँ पर संकल्पना ली गई है, कहाँ से ली गई है, पश्चिम से ली गई है। और वहाँ की जो उस समय की जो संकल्पना थी वो आपके विज्ञान, तर्कणा और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हुगली नदी के किनारे जो फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किस लिए की थी, एक आधार, एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, ठीक है। तो इन्होंने एक बेस स्थापित किया था, कहाँ पर, 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। तो किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, भारत में सूती व रेशमी कपड़ों को खरीदने में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं, कमेंट क्या कह रहे हैं। भारत भूषण, जगमोहन शर्मा, रीना कुमारी जी, भारत भूषण जी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 104 का बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर जो सीटेट में पेपर में आए हुए हैं और इस बार भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर बार आपके रिपीट होते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके हर बार रिपीट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, और जिस भी ग्रुप में ऐड है उसको, इस पोस्ट को उसमें शेयर जरूर कर दें। इस पोस्ट को उसमें क्या कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। एक बार सभी लोग ध्यान रखें, लाइक करें सभी लोग एक बार। अगला देखिए, यदि अहमदाबाद 72.5 पूर्व देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय कितना है, 8 है। यदि भारतीय मानक समय कितना है, 8 है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 7:20। अब देखो कैसे होगा ये कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, भारत का मानक समय कितना है, भारत का मानक समय कितना है, 82, मानक समय जो है आपका 82°30' आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है। मतलब भारत की जो मानक समय रेखा कितनी है, 82°30'। इतनी बात क्लियर है आपको। और अहमदाबाद की स्थिति कितनी बता रहा है, अहमदाबाद की स्थिति बता रहा है आपको 72°30'। भारत की मानक समय रेखा है 82°30' पूर्वी देशांतर और अहमदाबाद की स्थिति है 72°30' पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे देख लो कि भारत की मानक समय रेखा और अहमदाबाद के देशांतर में कितना अंतर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 82°30' में से क्या करोगे, 72°30' घटा दोगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 1 डिग्री में कितने का होता है, एक देशांतर में कितने का होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 10 डिग्री देशांतर में कितने का होगा,
40 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है, 40 मिनट का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर देखो, तो जो हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद का स्थानीय समय निकालना, तो आपको पता है कि जो अहमदाबाद जो है पहले भारत की मानक समय रेखा से पहले स्थित है, तो भारत की मानक समय रेखा पे कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो अहमदाबाद में कितने बचेंगे, 40 मिनट इसमें से घटा दो, 8 में से आप 40 घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 7:20 प्रातः, ठीक है, ये आप समझ लेना। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? तो किसने बंजारों का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता होगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी प्रयोग किया था, ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित हो और वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। उसने क्या किया था, अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, बिदरी क्या है? बिदरी क्या था? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। बिदरी क्या था? तो बिदरी क्या था, बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ का काम को हम बिदरी कहते थे, ठीक है। तो इसको रटना है आपको डायरेक्टली, और कुछ समझने वाला तो इसमें है नहीं, रटना ही इन सब चीज़ों को, तो ये ध्यान रखना आगे से। अगला देखिए, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो जो वर्तमान के इतिहासकार हैं वो आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि आदिवासी कोई अपना पिछला इतिहास का रिकॉर्ड तो रखते नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, मतलब एक तरीके से बोली गई परंपराओं का प्रयोग करके, जो लोगों ने बोला था, लोगों ने जो बोल दिया उसी का यूज़ करके इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पियत्रा ड्योरा क्या थी? पियत्रा ड्योरा क्या थी? तो पियत्रा ड्योरा क्या थी? भवनों को सजाने की शैली को हम क्या कहते थे? पियत्रा ड्योरा कहते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं। रीना कुमारी जी, भरत भूषण जी, 2 ही लोग कमेंट कर रहे हैं बस, बाकी लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। बस 2 ही लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं। 1 मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो पहला ऑप्शन है सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदी या हवन कुंड। 9वीं शताब्दी की बात की जा रही है, वहाँ के 9वीं शताब्दी के जो मंदिर थे वहाँ की स्थापत्य कला का भाग कौन सा था? तो वो था सजावटी द्वार। तो उनकी जो वहाँ के 9वीं शताब्दी के मंदिर की जो विशेषता होती थी, वहाँ के सजावटी द्वार उनकी मुख्य विशेषता होती थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? 1857 की बात की जा रही है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में लंदन के आधार पर, लंदन की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। तो कहने का मतलब यह है, आपके ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कीरा मुखियाओं की बात की जा रही है, तो वो कहाँ पर स्थित है? आपकी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सटे हुए हैं, तो कुछ जो एरिया आपका छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, कुछ एरिया उसका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, किसका? कीरा मुखियाओं का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल हुआ था? तो त्रिविभाजन संघर्ष में कौन थे आपके? त्रिविभाजन संघर्ष में आपके थे राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ये 3 जो थे इनको त्रिगुट संघर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो 3 त्रिविभाजन संघर्ष 3 के बीच में हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ऐसे ध्यान रखिए। आपको पता भी होगा, जब हर्ष की मृत्यु हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ था। कौन कौन सी थी आपकी? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये कन्नौज पर लेकर के इन्होंने लड़ाई ली थी। कन्नौज को लेकर के इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ था
और ये त्रिपक्षीय संघर्ष की इनको संज्ञा दी जाती है। ये संघर्ष लगभग 20 वर्षों तक चला था, इसको ध्यान रखना है। 20 वर्षों तक, सॉरी, ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था, 20 वर्ष नहीं 200 वर्षों तक चला था। ठीक है, ये संघर्ष कब तक चला था? 200 वर्षों तक चला था, 200 ईयर्स तक चला था। ठीक है, तो अंतिम सफलता किसको प्राप्त हुई? तो अंत में कौन जीता? गुर्जर प्रतिहार अंतिम में जीते थे, गुर्जर प्रतिहारी अंतिम में जीते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता है 1784 में जो आया था, उसके विरोध में इस्तीफा देने के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, हालांकि 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन इनका जो मेन महाभियोग चलाया गया था इन पर, क्योंकि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसका विरोध किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, इसलिए इन पर जो है महाभियोग चलाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय ग्रह किसे कहते हैं? तो ऐसा ग्रह जिनकी संरचना गैस से हुई है गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो सौर मंडल के जो अंतिम 4 ग्रह होते हैं, सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह कहते हैं। तो आपको पता है कि सौर मंडल में आपके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहला कौन सा है? शुक्र है, बस बुध है, पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो अंतिम जो 4 ग्रह होंगे उनको हम क्या कहते हैं? गैसियस ग्रह कहते हैं, गैसियस प्लैनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? तो जो क्रिश्चियन एरा होती है उसको ही कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी सही होगा। जो क्रिश्चियन एरा होती है ना, उसी को हम कॉमन एरा कहते हैं, जो अभी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ। तो ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? जहाँ पर अतीत के स्मृति और शेष व अवशेष मिलते हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा ना। जहाँ पर क्या मिलते हों? पुराने ज़माने के अवशेष मिलते हो, वही आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई? जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो ये जो इसका राइट आंसर है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं से नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। देखो, जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई? अच्छा, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, वर्णों में जातियाँ इसलिए उत्पन्न होती, जैसे मान लीजिए आपने पता कि जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे बढ़ी, जैसे जैसे नए नए युग आ रहे हैं, तो व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति की जब आवश्यकताएं बढ़ी तो लोगों ने अलग अलग प्रकार के काम करना चालू कर दिए। ठीक है, कोई मान लो खेती करता था, तो कोई मतलब बर्तन बनाने का काम करता था। ठीक है, तो कोई औजार बनाने का काम करता था। ठीक है, तो सभी की ज़रूरत, देखो एक आदमी तो सारे काम कर नहीं सकता, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो सभी लोगों ने क्या किए काम, सभी लोगों ने अपने अपने काम बांट लिए, जिससे कि एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो सके। तो वहीं से वर्णों में जातियों की उत्पत्ति हुई। तो जो आपने देखा होगा ना कि कुम्हार जाति बन गई, तो जो कुम्हार मतलब बर्तन बनाने का काम करते थे तो कुम्हार बन गया, लोहार भी इस तरीके से बन गया। तो इस तरीके से कई सारी जातियाँ वो किसके कारण बनी थी? वो आपकी बनी थी लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब आपके कमेंट में एक बार देख लेता हूँ, कमेंट आपके क्या हैं। हंसा गुडवंत मोहबिया जी, मोनिका चौधरी जी, रीना जी, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, एक बार इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अहोम को। ठीक है, अहोम को खेल में विभाजित किया गया था।
तो अहोम में पाए जाने वाली जो असम असम मतलब अहोम कहाँ होती है, असम में पाई जाती है। अहोम जाति कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। तो यहाँ पर असम में पाई जाने वाली जो आदिवासी समाज की जो अहोम जाति थी उसको खेल में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लें, ऊपर कर लें जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। एक मिनट, हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी, तो यहाँ पर देखो उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना। और यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन और कौन कौन से हैं। और हमारे ऑप्शन हैं, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना, या समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट होता है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग में क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो बच्चे जब खुद से कार्य करेंगे तो उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कमेंट देख लें, रीना कुमारी जी, मोनिका चौधरी जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है। तो शिक्षण का, देखो सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है, तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ठीक है, तो अगर आप क्षेत्र भ्रमण, देखो आपने देखा होगा कि लोग बच्चों के टूर वगैरह जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चे वहाँ की चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त विधि है पढ़ाने की। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे अधिक उचित होगी गरीबी को पढ़ाते समय। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, या विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नोट्स तैयार करना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, गलत है यहाँ पे। अगर विद्यार्थियों को आप वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करोगे तभी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, वाद विवाद और चर्चाओं में यहाँ पर शामिल करना है। ठीक है, अगला देखिए, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह, पूर्वग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए। तो शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार आपके कमेंट देखते हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसा होना चाहिए, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात और पूर्वाग्रहों और अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करने की। तो ये सब किससे उत्पन्न होंगे, आपकी चर्चा उन्मुखी से उत्पन्न होंगे। जो भी चीज़ होनी चाहिए वो चर्चा पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 125, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी विशेष समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या होना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमाओं का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहाँ तक सही लग रहा है हमें, जहाँ तक है। बाकी देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं, तो ये तो गलत हो जाएगा।
शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। तो एक तरीके से ये भी रटने पर आधारित हो गया, इसको भी हटा दो। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठचर्चा में विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है। तो लोकसभा के जो प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल कहते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है और प्रश्नकाल का समय कहाँ से कहाँ तक होता है? 11 से 12 बजे के तक का समय जो माना जाता है वो प्रश्नकाल का समय माना जाता है। इसमें क्या करते हैं? संसद सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा लोक महत्व के किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल के समय क्या होता है? भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं उनको ध्यान में लाया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके तारांकित प्रश्न हो गए, ठीक है, गैर तारांकित प्रश्न हो गए, अल्प सूचना प्रश्न हो गए, गैर सरकारी सदस्यों से के प्रश्न हो गए। तो ये सब कहाँ होता है? प्रश्नकाल में होता है और ये प्रथम घंटा होता है 11 से 12 बजे के बीच में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो यह रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, बाकी तो ये जो प्रश्न है ना आपके, ये वाले प्रश्न जो आपके पेडागोजी वाले हैं, ये प्रश्न आप खुद कर लेना। और बाकी जो वो प्रश्न है मैं इसके जो आपके जो कोर प्रश्न हैं जीके के वो मैं कराते रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? तो ये किस में किया गया था? मुस्लिम के लिए। ठीक है, किसके लिए किया गया था? मुस्लिम के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके अलावा हम देखें, अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है? तो ये क्या होता है? दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल प्राप्त करता है। मतलब कच्चा माल तो करेगा ही प्राप्त, कच्चे माल की आपूर्ति तो होगी, साथ में तैयार माल भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी के जानू एक बहुप्रतिष्ठित हैं। तो सी के जानू कौन है? सी के जानू केरल के हैं। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं, एक प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता। ठीक है, तो ये सी के जानू एक तरीके से केरल की थी और ये प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता थी। इन्होंने भूमिहीन आदिवासियों के पक्ष में एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये कौन थी? आदिवासी कार्यकर्ता थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार के एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने में योग्य हो पाएंगे, यह किस उद्देश्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखो, ये जो आपका आता है ये बोधन कि यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ को समझने के योग्य हो पाएंगे। तो अर्थ को समझना का मतलब क्या होता है? बोध करना। तो यहाँ पे बोधन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप जो भी पेडागोजी क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे। जो भी मेरे यहाँ पे जो कोर क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। जो भी कोर क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वो मैं आपको साथ साथ कराते हुए चलूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अब देखो ये तो हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आए थे आपके, एक मिनट, और आपके यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, जनहित याचिका, जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। तो जनहित याचिका की बात करें तो इसके द्वारा क्या आई है, न्याय मिलने में बढ़त आई है, न्याय मिलने में बढ़त आई है, किसके द्वारा, PIL के द्वारा। तो 142 का क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये जनहित याचिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये जनहित याचिका जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए इसे लागू किया गया था, और इसको किसके द्वारा लागू किया गया था, मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा लागू किया गया था, PN भगवती द्वारा इसको लागू किया गया था PIL को। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि, तो यहाँ पर है क्योंकि ये शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। जीवन के अधिकार से क्यों संबंधित है, क्योंकि शिक्षा आपको पता है कि गरिमामय जीवन जीने में क्या करती है, लोगों की सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल आसान था ये तो। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या होगा, आदिवासी क्या होगा, यहाँ पे देखो, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होगा, नहीं, इनका ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव, इस प्रकार से समूह के प्रति भेदभाव होता है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बी सही होगा। देखो, हर एक समूह किस मतलब अगर हमें समूह को अलग करना है, समूह को अलग करना है, तो आप किस तरीके से अलग करोगे, समूह को अलग करने के तरीका क्या होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, उनका जो पहनावा होता है, वो किस तरीके से कपड़ों को पहनते हैं, उसी तरीके से तो आप समूहों को या समुदाय को पहचानते हो। ठीक है, तो उनकी एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति होती है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, आदिवासी क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से उनको एक अलग रूप से दिखाता है कि वो क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समुदायों से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से समूह के प्रति भेदभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लो, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ठीक है, तो आप ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। हम हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक मिनट, कहाँ गए, हाँ ऑप्शन है हमारे कौन कौन से, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर राइट आंसर है। तो अनुच्छेद 32 में आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 में ये बताया गया, किसके बारे में बताया गया, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अब आपको पता होगा, जो संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को ही कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, आप ये लोग कर ही लोगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाते हैं। मैंने इसमें लगभग, इसमें मान के चलिए लगभग आपके 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कोर होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आए होंगे। तो पेडागोजी आप देख ही लेना, बाकी मैंने करा दिए हैं। लगभग 40 क्वेश्चन कोर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और डेली आपको मैं क्या कराऊंगा, डेली आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आप इनको कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हर एक पेपर में क्वेश्चंस क्या होते हैं, सीटेट रिपीट करता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके पास अभी टाइम भी है तो इन सभी की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने, मेरा चैनल है एक यूट्यूब पर, वो सब्सक्राइब नहीं किया है DC टीचर्स अकेडमी के नाम से, तो वो सब्सक्राइब कर लें। DC टीचर्स अकेडमी जिस नाम से पेज है उसी नाम से मेरा चैनल है, जाकर के सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को जाकर के फॉलो करें, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपके कमेंट देख लें।
हंसा जी, रीना जी, सविता जी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलेंगे। कल आपसे फिर से एक मैं पेपर लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।